It's a very first time for us also to podcast India's first para stand-up comedian with prosthetic leg. Yeah, and that would be last time as well. What's the major thing? The spontaneous joke which you crack or the crowd work? रिटर्न जोक वेल प्लान्ड बच्चे की तरह होता है और स्पॉन्टेनियस वाला अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है। वो आपको कभी कभी खुशी दे सकती है तो कभी कभी बहुत भारी दुख भी दे सकती है। हर बार लोग आपको वही पूछते हैं दैट ये कैसे हुआ, क्यों हुआ. सो यू आर रिप्राइजिंग दैट मोमेंट, यू आर टेकिंग योरसेल्फ टू द पास्ट. हाउ डू यू मैनेज दैट ऑल थिंग्स? वो मेरे मूड के हिसाब से होता है। किसी ने ऐसा पूछा था तो मैंने ऐसा बोला कि ये तो जन्म से मेरे को पता नहीं है तो उसको लगा कि ऐसा है, अरे कोई दिक्कत नहीं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे पोक करने वाले, पेरेंट्स भी नहीं समझाते उनको, तो वो पूछते रहते हैं कि कैसे हुआ कैसे हुआ। तो मैं फिर ये बोल देता हूँ कि कोई नहीं बेटा, मैं भी बचपन में सवाल बहुत पूछा करता था। ये जोक हैव टू थ्रो इट टू द क्राउड, बट सेम हमको रिवर्ट नहीं मिलता फ्रॉम द क्राउड. हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशन? सेम जोक मैंने 2 शो में मारा हो तो एक शो में वो जरा भी नहीं चला है, या तो फिर एक शो में उसने किल कर दिया। अगर कोई जोक मैंने मार दिया है पर इसमें इतना नहीं चल रहा है तो मैं 3-4 सेकंड का पॉज देता हूँ, यार नहीं अभी ताली बजाएंगे, अभी ताली। ये लेवल तक ही मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, इससे ज्यादा आई कैन नॉट क्रॉस दैट बाउंड. बट उसके बाद बहुत लोग के करियर भी खत्म हो गए स्टैंड अप कॉमेडी. किसी को साला बोल दूं तो उसको ये गाली लगे और किसी को बड़ी से बड़ी गाली दे दूं। इट्स अ स्लैंग. हाँ, ये सब डिसाइड आपको करना पड़ेगा। दूसरे में पब्लिक करेगी और फिर फाइनल कोर्ट करेगी. आई एम नॉट हैविंग वन लेग बट स्टिल अगर वो होता तो मैं अच्छे वे में परफॉर्म कर पाता. नॉट हैविंग एनी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन. एम्पुटेशन हो गया, उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन रहा कि पैर पहनो और काम पे निकलो. जहाँ ज्यादा ऑप्शन होते हैं ना, लोग कंफ्यूज होते हैं. Hello and welcome to Beyond the Noise. Sid Saab, officially Siddharth Bhai. And it's a pleasure for us that you are India's first para stand-up comedian with prosthetic. You've come on our show. Pleasure is entirely mine. So, how did the forte of comedy started with Siddharth Bhai? आप पहले RJ में थे, right? You were working as a radio jockey. And then you paved your way into the vertical of stand-up comedy. So, how did it started? What was the thing behind that? थोड़ा शुरू से शुरू करो. अरे पहले से शुरू करो आप. तो क्या था कि I always wanted to be a police officer. Okay. Right? I was like kind of average student. Distinction आता था मेरा ऐसे 10th 12th दोनों में. बट आई वॉज क्रेजी फॉर यूनिफॉर्म. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू जॉइन फोर्स, राइट? सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जो स्टेट कमीशन का एग्ज़ाम होता है, जैसे गुजरात में GPSC होता है, और क्लास 1-2 के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था. एग्ज़ाम थोड़ा लंबा, मतलब आया नहीं. तो मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में अपने को ऐसा फिक्स था ना कि उस टाइम वैसे ही, मतलब यार अपन तो है, मतलब फ्यूचर DYSP है, इतना कहाँ पढ़ने की ज़रूरत है. तो ऐसे ही वो गुजराती में बोलते हैं ना, रोला मार के घूमते थे. ठीक है, तो कॉलेज में क्या करने का, कॉलेज में जाने का, सब नाटक वाटक थिएटर विएटर करने का, और फिर घर आके ये सब पढ़ाई करने का. बट वो क्लास 1-2 की एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा खींच गई. बीच में एक PSI की एग्ज़ाम आई, जो पहले उस टाइम फिजिकल ली जाती थी, अब शायद पहले रिटर्न है. तो फिजिकल का जो इनिशियल स्टेज था वो मैंने क्लियर किया था, बट रिटर्न से पहले आई मेट विथ एन एक्सीडेंट, एन अनफॉर्चुनेट वन, एंड आई लॉस्ट माई लेग. तो फिर वो पूरा ख़त्म हो गया कि यार अब तो यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते आप. ठीक है, कुछ और कर सकते हो. गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, हालांकि उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बट मुझे वो नहीं करना था. मुझे तो सिर्फ यूनिफॉर्म में जाना था. और मैं फिर वहाँ पे फंस गया, क्योंकि करूँ क्या, कॉलेज में तो सिर्फ नाटक ही किए थे. मैं बीकॉम में था और मेरा कुछ बीकॉम का रिजल्ट 47% है. ओके. हाँ, मैं जो भी शो करता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी का, उसमें मैं जोक भी मैं बोलता हूँ कि જ્યારે તમારા બીકોમમાં 47% હોય ને, ત્યારે તમારા પોતાના ઘરવાળા પણ તમને બીકોમના નહીં પણ બીજી કોમના હોય ને, એવી રીતે જોઈએ. Okay. So it's indeed a difficult task to score below 50 in BCom. Yes. Right? But somehow I managed to do it. हाँ. तो फिर वही था कि यार क्या करे. मैं फिर वॉइस ओवर्स वगैरह करता था. फिर किसी ने बोला कि यार एक नया रेडियो स्टेशन खुल रहा है, तो वहाँ पे जाओ. ये अच्छी जॉब है रेडियो वाली, हाँ, इसमें ट्राई कर सकते हैं. तो फिर वहाँ पे गया.
लकीली आई गॉट अ चांस। और मीनवाइल बचपन से मैं जो वो पेपर आते थे ना, जैसे हमारे गुजराती में जिसको पूर्ति नहीं बोलते, पूर्ति, यस, हाँ, तो हाँ। उसमें वो जोक्स आते वो हैं। जगमग होता है, वही हाँ ना, हाँ ये हाँ हाँ, करेक्ट, तो वो हाँ। जोक वोक पढ़ता था हम्म। और फिर उसको रट्टा मार लेता था और दूसरे दिन स्कूल में जाके सुनाता था, तो लोग हंसते थे, तो मेरे को बड़ा मजा आता था। कम्युनिटी तो स्कूल से ही बनाना चालू हाँ कर हाँ दिया था। हाँ, ओके। वो अटेंशन जो होता है ना, यस। वो मेरे को चाहिए था, तो वो बड़ा मजा आता था। तो वो तो फिर कीड़ा धीरे धीरे अंदर अंदर डेवलप हो ही रहा था। जब रेडियो में आया तो वो कीड़ा और ज्यादा ह्यूमर का खाना मांगने लगा। इवनिंग का शो करता था तो बहुत सारे प्रैंक कॉल्स वगैरह, जोक्स, डेडली जोक्स, वो सब तो करता था। पर 4.5 5 साल मैंने रेडियो किया, बट आई थिंक रेडियो इज अ सेटिंग सन, और मेरे लिए थोड़ा मोनोटोनस हो जाता था एक ही कमरे में बैठकर, और मेरे को लगता था कि मैं उतने लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ जहाँ तक जितने लोगों तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। करेक्ट। तो फिर सोचा कि यार चलो अब आरजे नहीं तो क्या करें। तो तब तक ये स्टैंड अप कॉमेडी का दौर पूरा इंडिया में एकदम मचा रहा था पोस्ट कोविड। तो मैंने थोड़ा मटेरियल लिखना तो शुरू कर ही दिया था। ओके। मैं फ्रीलांस होस्टिंग भी करता था। तो मैं मतलब किसी की शादी की संगीत संध्या में भी जाऊँ होस्टिंग करने के लिए, तो मैं 2 4 जोक उधर भी चिपका देता था, इनरिलेवेंट। पर वो अंदर का होता है ना कि नहीं लिखा है तो मार के बोल। जाओ। तो मैंने सोचा कि यार अब यही करते हैं। करेक्ट। तो दैट इज हाउ कॉमेडी हैपेंड। सो व्हेन यू स्टेप्ड योर फर्स्ट स्टेप इनटू द डोमेन ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, तो ऑडियंस का रिएक्शन कैसा था? सी, व्हेन यू आर अ फर्स्ट कमर यू आर आल्सो बिट नर्वस एट दैट मोमेंट। आपको भी लगता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं लोगों को हंसा पाऊंगा या नहीं हंसा पाऊंगा? यार मैं एक चीज बताऊं, मेरी जिंदगी में ना जो जो चीजें हुई है ना, मैं उसके लिए बड़ा ग्रेटफुल हूँ। क्योंकि क्या है कि वो इतना मेरे को लगता है कि आई आई बिलीव आई एम अ गॉड्स चाइल्ड। तो ऊपर वाले ने क्या बढ़िया प्लान करके दिया। देखो आप, मैंने कॉलेज में थिएटर किया, ठीक है, उसका प्रैक्टिस, उसके बाद वॉइस ओवर चला, गले का अच्छा, डिलीवरी का अच्छा प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद मैंने रेडियो किया, और ज़्यादा वो शार्प हो गया, ह्यूमर शार्प हो गया, ठीक है। उसके बाद रील्स आए, ठीक है, तो रील्स में फिर एक्टिंग वगैरह का सब, तो इतना सब मतलब प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुका था कि वो स्टेज फियर मेरा नहीं था। स्टेज फियर मेरे को अभी भी नहीं होता है। आप मतलब किसी भी ह्यूज क्राउड के सामने मेरे को खड़ा कर दो, हाँ, लेकिन क्राउड सामने गुजराती होना चाहिए। तो પછી આપણે પથારી ફેરવી નાખીએ. When you performed for the very first time, what was the audience reaction? So I performed my show for the first time. It was a premiere show. Okay. जैसे फिल्मों का प्रीमियर होता है, तो एक प्रीमियर शो रखा था। इंडस्ट्री के जो लोग हैं, एक्टर्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, कॉमेडियंस है, फ्रेंड्स, फैमिली है, तो उन लोगों के सामने मैंने ये परफॉर्म किया था और उन लोगों का बहुत बढ़िया रिएक्शन था। पर मैं उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मेरे खुद के लोग थे ना। तो वो बहुत मतलब उनको मटेरियल से इतना कुछ लेना देना नहीं था। वो बहुत प्राउड थे और इमोशनल भी थे, और तो मैं उनको उतना मतलब फीडबैक सीरियसली नहीं लिया। बट वो लोगों ने सपोर्ट मेरे को बहुत किया। तो टेक्निकली दैट वाज माय फर्स्ट शो। तब तो सिद्धार्थ अभी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं चालू कर रहा है एंड यू आर कमिंग ऑन द स्टेज, सो पीपल आर एक्साइटेड मोर ऑन दैट थिंग. सो बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन, व्हाट्स द मेजर थिंग, द स्पॉन्टेनियस जोक विच यू क्रैक और द क्राउड वर्क विच अ स्टैंड अप कॉमेडियन नीड्स टू डू? मतलब अभी इसमें क्या है दैट कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन देख लो, दे आर पुलिंग ऑफ द जोक्स फ्रॉम द क्राउड इटसेल्फ. और क्विक जोक्स वैसे होते हैं जो प्री प्लान्ड होते हैं और वो पंच लाइन में आप जाने देते हो, सो इट बिकम्स वायरल. सो स्टैंड अप कॉमेडियन के एंड से उसका मेन आंसर क्या है कि कौन सा जोक ज़्यादा फेमस होता है? देखो, इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे पूरा देश हमारा क्रिकेट देखता है, तो हर एक प्लेयर का अलग फोर्टे, अलग स्किल सेट होता है, अलग कैपेबिलिटी होता है, ठीक है। कोई टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, कोई पावर हिटर रहता है। तो उस हिसाब से कॉमेडी में भी यही सीन है, ठीक है। जिसका क्राउड वर्क अच्छा है उसको क्राउड वर्क करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। पर ज़्यादा क्या होता है कि यार ये बहुत बढ़िया क्राउड वर्क कर रहा है तो मैं भी करूँ, ठीक है। जैसे मेरे को ऐसा खुद के लिए लगता है कि मैं क्राउड वर्क ठीक ठाक कर लेता हूँ,
बट मेरा जो फोर्टे है वो रिटर्न जोक है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर कहीं 1-1.5 घंटे के शो में ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्राउड वर्क करने की, या कुछ ऐसा मतलब एकदम से आ जाता है स्पॉन्टेनियसली, तो ठीक है, मैं एफर्ट्स उसमें नहीं डालता। और मतलब ये होता है जैसे कि जो रिटर्न जोक होता है ना, हाँ, वो ऐसे वेल प्लान्ड बच्चे की तरह होता है, ओके। ठीक है। और स्पॉन्टेनियस वाला तो फिर भी वो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है। वो देखो, अगर आपको कभी कभी खुशी दे सकती है तो कभी कभी बहुत भारी दुख भी दे सकती है, करेक्ट, इट करेक्ट। डिपेंड्स। सो मेजरली वही होता है दैट आपने बोला कि ये सब जोक, इट्स नॉट, एवरीथिंग इज नॉट प्लान्ड एज पर द सिनेरियो, कभी कभी स्पॉन्टेनियस भी निकल जाता है। तो कभी वो प्री प्लान्ड होता है कि मेरे को ये जोक बहुत अच्छे वे में इम्पैक्टफुल हैव टू थ्रो इट टू द क्राउड, बट वो उतना सेम हमको रिवर्ट नहीं मिलता फ्रॉम द क्राउड एंड। सो एट दैट मोमेंट हाउ डज अ कॉमेडियन रिएक्ट टू दैट? वो सिचुएशन हैंडलिंग आपको, सी, द मेन फोटे फॉर अ कॉमेडियन इज दैट थिंग दैट हाउ कैन यू हैंडल द सिचुएशन। यू नो कि ये जोक मैंने अभी बोल दिया, बट यू हैव टू प्रिटेंड इट कि ये मैंने कब से, यू नो, आई हैड समथिंग इन माई माइंड। तो दैट्स द मेन सीक्रेट सॉस ऑफ अ स्टैंड अप कॉमेडियन फ्रॉम माई एंड। सो वो क्या होता है, हाउ हाउ डू यू हैंडल दैट सिचुएशंस? जैसे अभी इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, मैं आपको बोलूँ कि उसका साइंस समझाओ, तो आप बोलोगे कि यार कुछ साइंस मैं बता ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें बहुत बकवास होती है, बहुत चल जाती है, कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया होती है, नहीं चलती है। करेक्ट। तो इसका भी ऐसा है, मतलब सेम जोक मैंने सेम इंटेंसिटी से 2 शो में मारा हो, तो एक शो में वो ज़रा भी नहीं चला है, या तो फिर एक शो में उसने किल कर दिया है। दोनों सिनेरियो होते हैं, ठीक है? तो मैं कई बार ऐसा करता हूँ कि जैसे अगर कोई जोक मैंने मार दिया है और मेरे को पता है कि ये बहुत सारे शोज़ में चलता है, पर इसमें इतना नहीं चल रहा है, तो मैं 3-4 सेकंड का पॉज़ मैं देता हूँ ऑडियंस को कि यार नहीं, अभी ताली बजाएँगे, अभी ताली। पर कई बार वो लोग नहीं बजाते, ओके। कि उनको नहीं अच्छा लगता है। वो माहौल में शायद उस दिन वो इतना अच्छे से डिलीवर नहीं हुआ नहीं है, होता है। ठीक है। धोनी भी तो कभी-कभार हेलीकॉप्टर शॉट मार के आउट हो जाता है ना, हर बार तो 6 नहीं जाता। नहीं जाती है। तो फिर मूव ऑन कर लेते, और तो क्या ही कर सकते बट हो यू आप। नो, अभी अभी मेरी टीम ने मेरे को एक रील भेजी थी, एंड हाँ। इन दैट रील आपने एक रील बनाई थी। उसमें द हुँ। रील वाज दैट दैट पाकिस्तान की जमीन पे आप बोल रहे थे कि अभी यहाँ पे ये होगा बिकॉज ऑफ द सिनेरियो, ऑपरेशन हाँ, सिंदूर हो गया था। तो हाँ। व्हाट वाज द रीजन वी एंड दैट कि वो कंटेंट आइडिएशन इतना अच्छा कैसे आप सेटअप कर लेते हो, दो यू आर हैविंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ गुड फॉलोइंग हाँ। on your social media too, हुँ, and you are having a very good crowd work in the हुँ, stand up domain also. हुँ। So what was that basically? दैट सिचुएशन वाज़ वेरी टेंस्ड, Correct. ठीक है। And in और that situation, you paved comedy introspect in that, right? मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है ना हाँ, कॉमेडी की, कि मतलब अपने आर्म फोर्स्ड है, वो फोर्सेस वहाँ पर पूरी अपनी ताकत लगाकर लड़ रहे हैं, हम लोग इधर से उनके लिए प्रे ही कर पा रहे हैं, और उसमें आजू बाजू सब ऐसे टेंशन में डूबे हुए हैं, तो सबका बीपी ऐसे हाई हो जाता है। तो मेरे को उस टाइम लगता है कि उस टाइम कॉमेडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे टॉपिक पर मुझे कॉमेडी करना बहुत पसंद है जिसमें ना पूरा जो ऑडियंस है ना वो यूनाइटेड हो जाए। जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम टू डू कॉमेडी, ठीक है। जैसे मैं अगर मेरे ही जैसा कोई प्रोस्थेटिक पहन के जा रहा है तो मैं उसको लंगड़ा नहीं बोल सकता, आप लंगड़े को लंगड़ा नहीं बोल सकते, आप काले को काला नहीं बोल सकते, आप मोटे को मोटा नहीं बोल सकते, ठीक है। इसमें ऐसा है कि मतलब किसी भी टॉपिक पर आप हाथी या चींटी के भी करोगे ना, तो उस पे भी लोग ऑफेंड हो जा रहे हैं। तो वही सिनेरियो में एक इतने बड़े टॉपिक पर पाकिस्तान को लेके ह्यूमर करना, और सबको मजा आता है correct, correct. कि हाँ हाँ बजाओ ऐसे, पाकिस्तान की थोड़ी तो बजाओ ऐसे, थोड़ी मार लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ. तो फिर उसमें मेरे को बड़ा मजा आता है। There are, you know, some joke shorts which we can say that वो वायरल हो ही जाता है। सो उसमें मेनली आपने जो बोला कि ये सब चीज़ें भी आप जैसे इन द मोमेंट, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था, राइट? एट दैट मोमेंट देर वॉज सम टेंशन अमीड इंडिया एंड पाकिस्तान, सो पीपल वांटेड समथिंग कि थोड़ा अच्छा मेरे को अभी महसूस कराओ, हर बार वॉर 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 क्या है। तो वो मोमेंट पे हाउ डू यू प्रिपेयर समथिंग कि ये स्क्रिप्टिंग मेरे को करनी है और आई वांट टू रिलीज इट, व्हाट्स द, यू नो, हाउ डू यू पेव दैट थिंग?
बहुत सारे मीम्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है, हम लोग भी देखते रहते हैं। और एक वो जैसे एक पीओवी बनता जाता है कि यार ये अपनी आर्मी क्या गजब घुस के ये हमला कर रही है, उन लोगों का एक भी नहीं मिसाइल गिर रहा है, हम सारे उनके वो एयरपोर्ट वगैरह सब तबाह कर रहे हैं, एयरबेस वगैरह। तो जिस हिसाब से ये चल रहा था तो मैंने सोचा यार पाकिस्तान तो इतना सा है यार, ये तो एक हफ्ता और खींच लिया तो ये कराची ना ले ले अंदर ये। तो तब मेरे को ऐसा लगा कि यार ये है तो वैसे जैसे मोदी साहब भी बोलते हैं तो अपना ही मतलब तो नालायक बच्चा है पर क्या कर सकते हैं। So sometimes being a stand-up comedian, you know, I have also been into that thing कि कोई भी stand-up जैसे I went to a show of चिरायु मिस्त्री, हाँ उसमें शो के बाद भी मैंने पूछा कि चिरायु भाई एक जोक तो मैंने कही दो. So being a stand-up comedian, is that a factor which irritates comedians the most, that whenever you meet anyone or a fan or a stranger tries to, you know, meet you, he asks the same question कि सिड साहब एक जोक तो कुछ बोल दो. बहुत कवाम मदर टंग में निकल गया है। वेरी वेरी इरिटेटिंग थिंग, बट दैट इज द वे पीपल शो देयर लव टुवर्ड्स यू, राइट? Yes. तो आप इरिटेट नहीं हो सकते हैं, तो उसका भी कुछ वे निकालना पड़ता है। तो जैसे अभी मैं कहीं पे जाता हूँ तो मेरे को जैसे चिरायु भाई को भी बोलते होंगे तो मेरे को भी बोलते हैं कि एक जोक करके सुनाओ ना, तो फिर मैं एक लाइन में उनको सिर्फ यही बोलता हूँ कि अच्छा हुआ ना मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, नहीं नहीं तो आपको डिलीवरी करके दिखानी पड़ती। तो अभी उसमें वो लोग समझ जाते हैं फिर। So मतलब वैसा कोई मोमेंट था दैट यू डिडंट एक्सपेक्टेड कि ये शो में इतने बड़े एज के कोई लोग आएंगे और मेरे को थोड़ा गिल्ट लगेगा कि भाई इनके सामने मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ. सो व्हाट वाज दैट सिनेरियो? मैंने एक शो किया था बारडोली में, बहुत ऑर्गेनाइजर्स वर वेरी लाइक यंग बॉयज, तो मैंने उनको मतलब अच्छा सब वेवलेंथ वगैरह सेट हो रहा था, वो लोग भी कंटेंट समझ रहे थे, तो मैंने बोला बहुत मज़ा आएगा। तो मैं उनको बोला था कि यार अपने को ज़्यादा बड़े लोगों को अप्रोच नहीं करना है, पिच नहीं करना है, अगर कोई अपने हिसाब से आता है तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं स्टेज पे चढ़ा और पहली रो में जो ऑर्गेनाइजर थे उनके नाना नानी और दादा दादी और ऐसे पूरा 10-15 सीट्स ऐसी भरी हुई थी। फिर मैंने मतलब उनके सामने देख के कुछ बोला ही नहीं। तो तब आई कांटेक्ट ही वो आई कांटेक्ट जैसा होता है नहीं, ऐसे ऐसे ऊपर देख के ही बोलना पड़ता है. हाँ ऊपर देख के, ऐसे कई 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 शो में ऐसा होता है कि एक जो बंदा मतलब हंस रहा है ना तो उसको देख के पूरा शो कर दो, निकल जाता है. हाँ क्योंकि ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना वो फिर ऐसे उनकी आंखें आपको ऐसे जज करती है, ऐसे लबा का लेती है फिर। एक मेरा मेजर पिन पॉइंट वो था दैट मेनी ऑफ द कॉमेडियंस यूज कॉमेडी टू मेक सम वेरी सीरियस पॉइंट्स. सो बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन वो पॉइंट कभी कन्वे होता है? आप कॉमेडी के वे से कोई सीरियस पॉइंट को टारगेट कर पाते हो? होता है, बहुत सारे लोग करते हैं, कर पाते हैं, पर अगेन मैं मानता हूँ कि कॉमेडी का सिर्फ ये सोल पर्पस तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप वैसे भी सुबह से जो भी न्यूज़ देख रहे हो या किसी से बात कर रहे हो या कुछ सुन रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हो, हर एक का यही होता है मैसेज कि कुछ आप अपने अंदर लेके जाओ, कुछ नया सीख के जाओ। तो मैं मानता हूँ कॉमेडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ ना सीखे तो भी चलेगा, लेकिन आप हँसो बस। हाँ, अगर आप मैसेज कन्वे कर पाते हो तो वो चेरी ऑन द केक है, पर ज़रूरी नहीं है कि यही होना चाहिए। लोग हँसने चाहिए यार बस, लोग रिलैक्स होके जाने चाहिए। एक उनके मुँह पे स्माइल, फेस पे स्माइल आनी चाहिए। या बट कभी कभी क्या होता है दैट पीपल डू नॉट नो एट व्हाट लेवल माय फ्रीडम ऑफ स्पीच इज, यू नो, एक बाउंड होता है कि मैं ये लेवल तक ही मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आई कैन नॉट क्रॉस दैट बाउंड. बट मेनी कॉमेडियंस डू दैट. सो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच करके भी कोई एक बाउंड होता है इन दी, यू नो, डोमेन और अ वर्टिकल ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी की. ये तो है, बट उसके बाद बहुत लोग के करियर भी खत्म हो गए स्टैंड अप कॉमेडी में. सो व्हेन यू स्टार्ट ऑफ योर, यू नो, स्टैंड अप कॉमेडी थिंग्स, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है दैट ये लेवल के बाहर भी मेरे को नहीं जाना है, लोगों को हंसाना भी है, जोक भी क्रैक करना है,
सो ये इतने सब दिमाग में रख के आप कैसे मैनेज कर पाते हो ये सब चीज़ें? यार देखो, प्योरली आपको मैं तो अपनी गट फीलिंग्स पे जाता हूँ, ठीक है। और एक आर्टिस्ट का खास करके कोई भी एक कॉमिक का फुल टाइम जॉब ये रहता है कि आप लोगों को समझो, लोगों को स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, उसमें से ह्यूमर निकालो। तो आप लोगों को पढ़ने में तो अच्छे होने ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये। ओके, दूसरी बात कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका दायरा क्या है। जैसे एक शब्द है अश्लीलता, ठीक है। हो सकता है कि मैं किसी को साला बोल दूं तो उसको ये गाली लगे, और किसी को बड़ी से बड़ी गाली दे दूं फिर भी गाली उसके ना लिए लगे। इट्स अ स्लैंग फॉर हिम। हाँ, ठीक है। हुँ, तो ये सब डिसाइड कौन करता है? ये सब डिसाइड आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर कोर्ट करेगा आपके अच्छा, लिए। पर सबसे पहले तो आपको ही करना है कि मैं किस क्राउड के सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ, मेरा टीजी क्या है, टारगेटेड ऑडियंस ग्रुप क्या है। तो वो सब आपको दिमाग में रख के आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं कई बार अपने शो में भी मतलब बहुत चेंज करता हूँ। अगर मेरे को लगे कि हाँ, ये कोई कॉलेज वाला क्राउड है, तो मेरे को पता है कि ये लोग करो, करो सर, करो, वो वाला है, ठीक है। तो हाँ, फिर करते भी है, और मतलब पर उसमें भी कि यार ज़्यादा ना हो जाए, इनको बुरा ना लगे। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे धर्म है, ठीक है। अब सब लोग बहुत सेंसिटिव है, मैं खुद भी बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं खुद धार्मिक भी हूँ। तो मैं नहीं चाहता है मैं कि किसी वो एरिया में जाके किसी के इमोशन को ऐसे कबड्डी की तरह ऐसे टच करके आ जाऊँ, क्यों करना है? तो यू हैव टू डिसाइड ओनली। it's not the people. I was previously thinking that it's the people who decides that whether that joke would be a virality joke or your last joke in your stand-up comedy. मैं But वही तो बोल रहा हूँ कि हाँ, सबसे राइट? पहले हाँ, आपको आपको डिसाइड डिसाइड करना करना है, पड़ता है दूसरे में पब्लिक करेगी, और और तीसरे फिर में कोर्ट फाइनल करेगी। कोर्ट करेगी। What is your view on the recent latent hot topic which happened, हाँ, in which, I don't know whether Samay Rena will boost after that or will हाँ। deteriorate his career after that. So what are your views on that latent show which सी created a very big controversy? आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ समय रैना। बहुत, जैसे मैं अगर स्पॉन्टेनियस किसी को मानता हूँ तो एक कपिल शर्मा को मैं बोल सकता हूँ, मेरे आइडल है वो। और उसके बाद मैं समय रैना को बोल सकता हूँ, ठीक है। लेटेंट के बहुत सारे एपिसोड बहुत सही थे। हमारे गुजरात के ही 2-3 लोग जिनको डिसेबिलिटी है, उन्होंने कितना अच्छा किया वहाँ पर। उनके बाद उसके बाद उनका करियर बहुत आगे बढ़ गया, ग्राफ बहुत ऊपर गया। तो अच्छा काम भी हुआ है। लेकिन जिस वजह से, जिस पर्टिकुलर एपिसोड में पर्टिकुलर रिमार्क की वजह से ये पूरी जो घटना घटी रणवीर वाली, वो अनएक्सेप्टेबल था, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए था। और ये वो सेम सवाल, सेम कंटेंट आगे भी 1-2 इंडियन कॉमिक ने भी किया हुआ है, लेकिन करेक्ट। तब हाँ, उतना वो नहीं था, ठीक है, अवेयरनेस नहीं था। पर ये थोड़ा अनफॉर्च्यूनेट हो गया, और शायद मतलब कुछ चीज़ें एडिट में निकाली जा सकती थी। बट वो निकाली नहीं उन्होंने। So do you think that latent will come again on YouTube or something, or डिफ़िकल्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक अ कमबैक फॉर लेटेंट, बट समय रहना, will come? I think he has already came back. Like he started his shows and is killing it. So if we go with that domain, that today Dhruvish wants to start, he wants to be a stand-up comedian. So you went from many other verticals. आपने पहले RJ किया. First of all, you were doing it in your schools, in college, some classroom events. Then you went into RJ. आप रेडियो जॉकी बने. उसके बाद आप स्टैंड अप में आए. And now you are a content creator also and a stand-up comedian also. So what are that initial minute steps which a person has to take before he wants to go in the vertical of stand-up comedy और क्राउड पिलर और ये क्राउड के सामने उसको कुछ भी परफॉर्म करना है? सिर्फ 3 चीज़ें मैं बोलूँ, हाँ, ठीक है, वेरी प्रिसाइज, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। सबसे पहली चीज़, प्लान बी रखो, ठीक है।
मैं वो चीज़ में नहीं मानता कि इसमें बस घुस गए तो घुस गए, अब कुछ भी होगा, इसी में फना हो जाना है, इसमें मैं नहीं मानता। ठीक है? एक चीज़ होती है कि आप क्या करना चाहते हो और दूसरी चीज़ होती है कि आप किसमें अच्छे हो। ठीक है? आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ सिंगर, पर अगर मैं गाना गा दूँ ना, तो आप चालू पॉडकास्ट से मेरे को लात मार के भगाओगे। ठीक है? तो फिर उसमें मैं नहीं जा सकता। तो सबसे पहली चीज़ है कि कीप योर प्लान बी रेडी, कि अगर ये नहीं तो फिर क्या? दूसरा, यू हैव टू वर्क ऑन योर सोशल मीडिया। ओके, दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल. वेरी बिग, वेरी बिग। आप कोई भी ऐसा टॉप नॉच कॉमिक मुझे बताओ कि जिसका सोशल मीडिया फॉलोइंग इतना नहीं है, पर उसके शोज बहुत बिक रहे हैं। कोई नहीं हो। But comedians are having good popularity on their YouTube, I guess. After posting a, हाँ, सो आई एम मतलब सोशल same ही मीडिया, आई एम social टॉकिंग media अबाउट done. सोशल मीडिया, बी इट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उस पे काम करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ये सब करने से पहले आप अपने क्राफ्ट पे काम करो। ठीक है? कि आपको लगता है कि आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू ह्यूमर निकाल सकते हो या कुछ भी करके ह्यूमर निकाल सकते हो। ये नहीं कि आपके जो दो दोस्त है जो दिन हफ्ते में 5 दिन आपके साथ रहते हैं, आपके पैसे की चाय पीते हैं और आपको फनी बोल रहे हैं, तो मैं अभी स्टैंड अप कॉमिक बन गया, ऐसा नहीं है। आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता हूँ। आप किसी भी स्टैंड अप कॉमिक से पूछना, वो बताएगा कि उनके ही ग्रुप में उनसे कोई एक फनी बंदा है, मेरे भी ग्रुप में। अच्छा. हाँ, जो मेरे से बहुत ज़्यादा फनी है, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है, लेकिन वो सिर्फ़ 4 दोस्तों के बीच में ये कर सकता है, वो स्टेज पे जाके पब्लिक के सामने ये नहीं कर पा रहा है। अगर उसने सीख लिया होता, तो आज मेरी दुकान वो बंद करवा देता। The matter of fact is that how good you are at a public bound, कि आप पब्लिक के सामने कैसे परफॉर्म कर पाते हो. 4 जन के बीच में यू आर हैविंग दैट कॉन्फिडेंस, बट वो 400 होंगे तब क्या. हाँ, हाँ, सो दैट इज़ वेयर क्राफ्ट कम्स इन। करेक्ट. वो क्राफ्ट आपको, वो जो स्किल सेट आपका है, वो आपको शार्प करना है। उसमें सब आ गया, आपका मटेरियल आ गया, आपका कॉन्फिडेंस आ गया, लोगों के सामने कैसे आप प्रेज़ेंट होते हो, वो सब आ गया। तो ये 3 चीज़ें मोटा-मोटा मेरे हिसाब से है कि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्राफ्ट पे काम करो, खुद पे काम करो, सोशल मीडिया पे काम करो और प्लान बी रेडी रखो। ओके. तो डू यू थिंक कॉमेडियंस मेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, पैसा बना लेते वो लोग? क्योंकि मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ. अनुभव सिंह बस्सी स्टार्टेड एट अ वेरी स्मॉल स्केल. बहुत सब कॉमेडियन, बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन, बिकॉज वेस्ट स्टार्टेड द थिंग. वेस्ट में स्टैंड अप कॉमेडी का बहुत बड़ा क्रेज था, एंड देन इट केम टू इंडिया. एंड धीरे 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 वो टाइम से उन्होंने स्टार्ट किया. नाउ दे आर एट अ वेरी बिग लेवल. तो दे मेड अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी. तब पैसा स्टैंड अप कॉमेडी के एंड से नहीं आया, तब उनकी ब्रांड वैल्यू से पैसा ज़्यादा आया. सो स्टैंड अप कॉमेडियन से, मतलब व्हेन यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, वही डोमेन से आप यू कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट और यू कैन नॉट अर्न. इसका बहुत सिंपल जवाब है भाई। देखो, दुनिया में जितने भी प्रोफेशन है ना, जितने भी, कोई भी एक रैंडम आप सोच लो कि मान लो कि क्लब का बाउंसर, ओके. ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड में अपने टॉप क्लब का टॉप बाउंसर है, वो तगड़ा पैसा ही छाप रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी इंडस्ट्री में जो टॉप वाले हैं, वो तगड़ा पैसा छाप ही रहे हैं। पर अभी आप ये देखो कि कॉमेडी का सीन धीरे-धीरे कितना बढ़ रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। पर क्या सब लोग पैसा बना रहे? नहीं बना रहे। ठीक है? तो अगर आप टॉप तक पहुँच गए तो आप पैसा बनाओगे, बनाओगे, बनाओगे। और अगर आप अनफॉर्च्यूनेटली नहीं पहुँच पाते हो, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि ऑप्शन बी, प्लान बी रेडी रखो। सी, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी कैन गिव यू अ ब्रेड, बट इट कैन नॉट गिव यू अ पिज्जा. डिपेंड्स आपके काम के ऊपर और आपके मतलब लक के ऊपर, तकदीर के ऊपर। मैं मेजरली बहुत सारे पॉडकास्ट एंटरप्रेन्योरशिप पे बनाता हूँ, इन विच यू नो आई आस्क द फाउंडर्स दैट हाउ मच रेवेन्यू डू यू मेक, और आपका टर्नओवर क्या होता है. सो आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो. आई डू नॉट वांट टू आस्क टू अ स्पेसिफिक पर्सन,
बट इफ देयर इज अ फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन जो अच्छे लेवल पे आता है, ही इज गेटिंग गुड व्यूज, सो उनकी मेजर इनकम किस में होती है? द शोज विच दे डू और द पर्सनल ब्रांड विच दे हैव बिल्ट? दोनों अलग चीज हो गई ना, कि मतलब पर्सनल ब्रांड बनी हुई है इसलिए तो शो की टिकट बिक रही है ना, तो वो तो इंटरकनेक्टेड हुआ। मतलब और नहीं, वैसा नहीं, जैसे एक पर्सनल ब्रांड उनकी सॉलिड है, दे आर हैविंग अ वेरी ग्रेट प्रोफाइल। कैन यू प्रोवाइड मी एन एग्जांपल? या जैसे लेट्स टेक अनुभव सिंह बस्सी फॉर एन एग्जांपल। उसकी प्रोफाइल पहले इट वाज नॉट दैट गुड, वो मीडियोकर लेवल पे ही कर रहा था। एंड देन ही स्केल्ड अप, एक शो उनका वायरल गया, देन बहुत सारा बूस्ट मिल गया, देन ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम इन टू अ मूवी, राइट? तो वो सब चीज़ों में उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। द मेन फोटे फॉर हिम वॉज स्टैंड अप कॉमेडी, बट उसके बाद उसका फोटो ही चेंज हो गया। वो ब्रांडिंग करने लगा, मॉडलिंग करने लगा, ही कोलैबोरेटेड विद मेनी ब्रांड्स। सो व्हाट आई थॉट एट दैट मोमेंट इज दैट ही इज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दैट वर्टिकल, नॉट फ्रॉम स्टैंड अप कॉमेडी। ना, व्हाट आई थिंक, मैं मतलब जितना समझ पा रहा हूँ अभी भी ज्यादा पैसा तो शो से ही बन रहा है, क्योंकि मूवी तो अभी एक आई है, शायद दूसरी आई होगी, ठीक है। और मतलब ब्रांड्स भी आते हैं आपके पास, पर यार शोज तो उनके यार अभी ऑलमोस्ट हफ्ते में 5 दिन हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ नहीं हो रहे हैं, आप देखो पूरी दुनिया में हो द रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इज दैट सेम, शो उतने वो फ्रीक्वेंटली करते ही है, हाँ करते ही है ना। और सेम स्क्रिप्ट होती है हाँ, probably। सेम स्क्रिप्ट होती है। तो ये जैसे कैसा होता है कि मैं बहुत मतलब शॉर्ट में इसको समझाता हूँ कि आपने कुछ लिखा है, ठीक है, जिसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान पे कुछ आपने लिख दिया, अभी आपने लिखा है तो आपको तो फनी लगता है, इसीलिए आपने लिखा है। आप उसको जज कैसे करोगे? आप अपनी टीम को सुनाओगे, टीम भी बोलेगी हाँ यार फनी तो है। पर अगेन जैसे मैंने मेरे प्रीमियर शो के लिए कहा था कि ये तो आपके ही लोग हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा बायस्ड हो सकते हैं। अभी एक रैंडम लोगों पे इसको टेस्ट करने का टाइम है, तो इसीलिए होता है ओपन माइक होता है। ओपन माइक। हाँ, तो ओपन माइक में आप जाते हो और फिर ओपन माइक में जाके आप उसको परफॉर्म करते हो। आपको लगा कि यार 10 मिनट का किया, 7 मिनट बहुत बढ़िया था, 3 मिनट ये मैंने जितना सोचा था उतना फनी नहीं है, उसको चेंज करता हूँ, वापस से दूसरा ओपन माइक करता हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 10 मिनट का तगड़ा सेट आपने बनाया, ऐसे ऐसे करके आपने 1 घंटे 1.5 घंटे का फुल शो बनाया और फिर उसको परफॉर्म किया, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आप चाहते हो कि उसको पूरा ऐसे निचोड़ दिया जाए, एक एक पैसा उससे बना लिया जाए, तो स्क्रिप्ट सेम रहती है। और इसीलिए जब नया शो आता है तो कॉमेडियंस बोल देते हैं कि हाँ नया है, आप आना। सो अब ये वाला इट्स अ न्यू सीरीज, जैसे बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस क्या करते थे, दे आर हैविंग मेनी शोज आउटसाइड इंडिया। तो हर जगह वो जाते हैं, जैसे तो सब जगह सेम ही स्क्रिप्ट रहती है उन लोगों की। हाँ, सब जगह सेम ही रहती है। तो फिर मतलब हर बार ऑडियंस अलग होती है, दे आर परफॉर्मिंग द सेम थिंग। हाँ, तो बहुत सारे कॉमिक ऐसे हैं कि जो अपने वीडियो में मेंशन करते हैं कि जैसे कि मैं आ रहा हूँ फला सिटी में, ठीक है, और अगर आपने ये शो पहले देखा हुआ है तो ये सेम शो है, आप मत आइएगा, ये अच्छा, मेंशन वैसा करते मेंशन हैं। करते हैं वो हाँ लोग। करते हैं। सो बेसिकली क्या हाँ। है कि यार शो का नाम, जैसे मेरे शो का नाम है सिड स्किडिंग, ओके। ठीक है, तो अगर आप पोस्टर देख रहे हो सिड स्किडिंग आपने देखा हुआ है तो ये वही है। जब मैं नया शो लिखूंगा तो उसका नाम मैं बदलूंगा, कुछ और रखूंगा, तब आपको ये पता चलेगा कि हाँ ये नया शो है। तब तक ये सेम रहता है। बाकी सेम ही रहता है हाँ उसमें। सेम, मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी मैं राजकोट में परफॉर्म करने चला गया तो थोड़ी राजकोट के बारे में बात कर ली, वो अलग चीज़ है। दैट्स अ हाँ, डिफरेंट बट थिंग। 90% सेम रहता है। ओके। एंड हु आर योर फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियंस? वो टॉप 3 में कौन लोग आता है बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन? आप कभी कभी उनको भी देखती हो एंड यू थिंक दैट इसमें से भी मेरे को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके सीखना है, बट हाउ कैन आई रिलेट देयर ह्यूमर एंड इंटीग्रेट इट इन माई ओन स्टैंड अप कॉमेडी? मैं सबसे पहले तो ये चीज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे गज़लें लिखी जाती है, शेर लिखे जाते हैं, तो उसमें एक टर्म यूज़ होती है कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैं गालिब को पढ़ रहा हूँ और मैंने बहुत पढ़ लिया और फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को कुछ लिखना है, तो वो फिर मैं जो शेर लिखूंगा ना, वो बहुत ज़्यादा संभव है कि गालिब के टाइप का हो, तो वो
उसको ऐसे बोलते हैं, टर्म ये है कि ये गालिब की ज़मीं पर लिखा गया शेर है, क्योंकि आपने इतना पढ़ा है और आपने फिर सोचा है कि अब मेरे को लिखना है। तो उनके फॉर्मेशन से या उनके टॉपिक से आप इन्फ्लुएंस, आपको पता नहीं है बट सबकॉन्शियसली हो सकते हो। तो मैं कभी भी ये नहीं करता हूँ कि मेरे को सीखना है, ठीक है, मैं करता हूँ एंजॉय। तो मैं सिर्फ वही पर्पस से मैं देखता हूँ, और हर एक का अलग अलग फोर्टे रहता है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया, मैं ह्यूज फैन ऑफ कपिल शर्मा। He was the first Indian stand-up comedian because वो भी उससे एक पहले तो आई बहुत, मतलब जैसे मैंने जैसे देखना स्टार्ट किया था, सबसे पहला अगर मैंने किसी का देखा होगा शो ऐसे स्टैंड अप, तो शायद जॉनी लीवर साहब का देखा था। ओके, हाँ, तो तो वो ऐसे टाइम से स्टैंड अप कॉमेडी हाँ, था। उसके बाद But तो फिर वो राजू श्रीवास्तव जी थे, और उसके बाद ये कपिल शर्मा। बट वो जो एक बोलते हैं ना कि क्रांति मेरे हिसाब से घरों घरों में, यूथ में जो आई, हाँ, वो मास में जो आई, वो कपिल शर्मा कपिल की शर्मा के वजह बाद से है। आई। कपिल शर्मा मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, अभिषेक उपमन्यु बहुत अच्छे लगते हैं, विपुल गोयल बहुत अच्छे लगते हैं, और जैसे समय रैना, उसमें रवि वही है गुप्ता। स्पॉन्टेनियस थिंग। हाँ, सो हर एक का एक अलग अलग मतलब मिजाज रहता है। तो मैं अगर उनको फॉलो करने जाऊंगा तो फिर नहीं हो पाएगा मेरे से। तो आप किसी भी आर्ट में हो ना, मेरे को ऐसा लगता है कि बीइंग योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको अपना फ्लेवर पता होना चाहिए। तो वो मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली उसको इंटैक्ट रखने का सोचता हूँ। So Siddharth bhai, it's very difficult when I think of that you're having a prosthetic leg in your body, और आप वो एबिलिटी से, दो यू आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, तो आपको लगता है दैट आपके पास ये है, बट वो कभी थोड़ा बीच में आता है दैट आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म इट ड्यू टू माई डिसेबिलिटी, कि मेरी बॉडी में आई एम नॉट हैविंग वन लेग, बट स्टिल अगर वो होता तो मैं अच्छे वे में परफॉर्म कर पाता। सबसे पहली बात कि मैं खुद ये मानता हूँ कि नॉट हैविंग एनी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एम्पुटेशन हो गया, उसके बाद मेरे पास बताइए क्या क्या ऑप्शंस थे? कोई ऑप्शन नहीं था। एक ही ऑप्शन था कि पैर पहनो और काम पे निकलो। जहाँ ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें तो मुझे लगता है ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी, ये तो करना ही करना था। ठीक है, अभी यू कैन नेवर रिप्लेस गॉड, टेक्नोलॉजीज कैन नेवर रिप्लेस गॉड। मैं 1.5-2 घंटा अगर इसको पहन के कंटिन्यूसली खड़ा होकर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो हाँ, हल्का सा बैक पेन रहता है। ठीक है, उसको फिर कंपनसेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे थोड़ा और वर्कआउट करना पड़ेगा, जिम में थोड़ा ज़्यादा टाइम, फिटनेस पे थोड़ा ज़्यादा टाइम करना पड़ेगा। बट ऐसा कभी मेरे को नहीं हुआ कि ये मुझे ये ऑब्स्टिकल लगा हो या ऐसे कुछ। आई रियली एन्जॉय दिस टेक्नोलॉजी। मैं ये सोचता हूँ कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी बॉर्न इन दिस टाइम। अगर आज से 50 साल पहले मैं पैदा हो गया होता और ये नहीं होता, तो मैं तो वो बैसाखी क्रचिस के साथ ही पूरी ज़िंदगी निकाल देता। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार, जितना है मेरे पास जो है मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है। बट समटाइम्स व्हाट आई फील इज दैट एवरीवन सीज इट कि सिद्धार्थ भाई आते हैं तो सबसे पहले ध्यान उनका वहाँ पे ही जाता है, बट पीपल आर नॉट चेंजिंग देयर माइंडसेट। अभी आपने भी मेरे को वही बोला दैट मैं दिन में 4 या 5 लोगों को मिलता हूँ, एवरीवन इज आस्किंग मी दैट ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। सो वो मोमेंट पे आपको नहीं लगता दैट एवरी टाइम एवरी पर्सन इज ब्रिंगिंग यू बैक एट दैट मोमेंट? हाँ, राइट, लगता आपने भी है। मेरे को बोला दैट मेरे को सी हर बार आई ऑल्सो डोंट फील दैट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग, बट स्टिल एज पब्लिक डज दैट कि हर बार लोग आपको वही पूछते हैं दैट ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। सो यू आर रिप्राइजिंग दैट मोमेंट, यू आर टेकिंग योर सेल्फ टू द पास्ट। सो हाउ डू यू मैनेज दैट ऑल थिंग्स? वो सब लेके हाउ आर यू आप लोगों को तो भी हंसा रहे हो। मैं तो एक आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे को मेरी बॉडी में थोड़ा भी आई एम हैविंग समथिंग दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल और समथिंग, स्टिल आई विल नॉट बी मी माई सेल्फ, मैं अलग इंसान हो जाऊंगा। यू आर नॉट हैविंग वन लेग बट स्टिल यू आर मेकिंग पीपल लाफ। सो वो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है दैट सिड साहब एंड सिद्धार्थ भाई इज बीन हैविंग। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट थिंग्स एंड हाउ डू यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड?
मुझे ये इसलिए मैं इसको बहुत लाइटली लेता हूँ क्योंकि लोगों को ना सिर्फ क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, उनका कोई ऐसा इल इंटेंशन नहीं होता है। कई कई बार वो अच्छे के लिए भी पूछते हैं कि यार हमारी भी किसी रिश्तेदार को ऐसा है तो क्या इसमें आपने कहाँ से लिया ये वो, तो उसमें मैं पूरा उनको जवाब देता हूँ। बाकी सब लोगों का क्या है कि उनको सिर्फ क्यूरियोसिटी है। तो मैंने फिर वो समझ लिया कि यार देखो, दिन में 10 लोगों से मिलो, 10 लोगों को मैं 5 मिनट भी अपनी स्टोरी सुनाऊं तो 50 मिनट हो गए, 50 मिनट में वापस जा रहा हूँ, वापस इधर प्रेजेंट में आने में उतना टाइम लग रहा है, तो इसका क्या किया जाए। तो फिर मैंने उसको ट्रीट किया कि अभी मेरे पास कब कितना टाइम है उस हिसाब से मैं लोगों को जवाब देता हूँ। जैसे अभी 2-3 दिन पहले मेरे को किसी ने ऐसा पूछा था ऐसे ही कि क्या हुआ ये, तो मेरा ऐसे मूड भी नहीं था, मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैंने ऐसा बोला कि ये तो जन्म से मेरे को पता नहीं है। तो उसको लगा कि ऐसा है, अरे अरे कोई दिक्कत नहीं, तो उसने अरे अरे बोल के वो निकल गया। देखो मेरा कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं है उसका। तो फिर मैं यही करता हूँ। बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, तो उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी बच्चे की क्यूटनेस के हिसाब से मैं ट्रीट करता हूँ, ठीक है। अगर बहुत क्यूट है, अगर ज़्यादा ऐसे मस्ती मजाक नहीं कर रहे, शरारत नहीं कर रहे, तो मैं उनको समझाता हूँ कि ये रोबोटिक लेग है, ये मेरे को ऐसे हेल्प करता है, ये वो। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे पोक करने वाले, जैसे वो पेरेंट्स को भी ऐसे बाजू में बैठे और कहीं पे वेटिंग एरिया में, और क्या हुआ इनको, क्या हुआ है, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे है। तो इसमें एक फीचर होना चाहिए, ऐसे प्रेस कर दो ना, पैर ऊपर हो गया सट्टे करें। नहीं तो फिर वो लोग मेरे को पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो और पेरेंट्स भी नहीं समझाते उनको कि यार अभी रहने दो मत पूछो, वो भी नहीं समझाते, तो वो पूछते रहते हैं कि कैसे हुआ कैसे हुआ। तो मैं फिर उनके पेरेंट्स और बच्चों के सामने देख के ये बोल देता हूँ कि कोई नहीं बेटा, मैं भी बचपन में सवाल बहुत पूछा करता था। तो और फिर मेरा हाल ही तो वो लोग भी ऐसे देख, तो वो मेरे मूड के हिसाब से होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो मैं ऐसा मतलब, क्योंकि ये मेरे को पता है कि ये रोज का है, तो अब इससे फ्रस्ट्रेटेड होने का कोई मतलब नहीं है, रादर आई शुड एंजॉय इट। तो मैं करता हूँ अपने हिसाब से। बट दैट्स अ वेरी ग्रेट पॉइंट द वे यू पेव्ड इट, क्योंकि बहुत सारे लोग वही डिप्रेशन में चले जाते हैं दैट अभी क्या है, आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग मोर। बट मैं जब वो पैरा ओलंपिक्स देखता हूँ, आई एम वॉचिंग मेनी थिंग्स इन विच पीपल आर हैविंग द डिसेबिलिटी बट स्टिल दे आर विनिंग एट लाइफ, एंड यू आर वन ऑफ देम। भाई मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ आज आपको। ये जितने भी डिसेबिलिटी के साथ दोस्त है ना, आप किसी से भी पूछना, एक चीज़ होता है फैंटम पेन। फैंटम पेन, हाँ, वो बहुत बढ़िया चीज़ है, लोगों को बहुत परेशान करती है, मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। जैसे फैंटम पेन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, ठीक है, ये निकाल के कभी मैं लेटा हूँ, एकदम से मेरे को पिंच होएगा और मेरे को एहसास होगा कि मेरे को ये जो एक्चुअली में मेरा पैर नहीं है, उसमें मेरे को पैर की दूसरी उंगली में पीछे की साइड ईचिंग आ रही है। मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल? सो ये बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ कि क्या होता है। एम्प्यूटेशन करते हैं तो बहुत सारी वेन्स, एम्प्यूटेशन का पहला क्या होता है, दैट व्हाट इज द पार्ट इन विच यू आर हैविंग द रियल बॉडी पार्ट, मतलब टिल व्हाट परसेंट? वो उसका दो है सिंपल, अबो नी बिलो नी, मतलब नी है कि नहीं है। मेरा नी नहीं है तो मेरा अबो नी है, ठीक है। तो अबो नी से वो एम्प्यूटेशन हो गया, तो बट वेन्स तो वो नीचे जाती रहती थी ना, ठीक है। तो वेन्स जो है उसको फिर लॉक करके ही उधर रख देते हैं, ठीक है। अभी ये सोचो, इसको अलग एंगल से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि उसका रीजन फैंटम पेन होने का ये है कि समटाइम्स योर ब्रेन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट और नॉट रेडी टू प्रोसेस इट, दैट द बॉडी डज नॉट हैव दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो इट सेंड्स सम सिग्नल टू इट। तो मेरे को कई बार ऐसे, जैसे इसके अंडर द फिट मेरे को ईचिंग आती है, ये वो होता ही नहीं है तो भी कैसे? I mean, मैं वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो वेन्स है, वो वेन्स तो मतलब जब पैर था तब तो वो वेन अंगूठे में जा रही थी या दूसरी उंगली में या नीचे फीट पे जा रही थी ना। हाँ। तो उस ब्रेन तो वही वेन से सिग्नल भेजता था, अब उसको कट करके उधर रोक दिया गया है, पर ब्रेन का तो वो प्रोसेस चालू रहता है।
तो वो कहीं कई बार ऐसा होता है, तो मेरे को वो बहुत मतलब फैसिनेटिंग लगता है कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब जो पार्ट नहीं है वो भी मैं फील कर पा रहा हूँ। और इससे मेरे को ये और बाकायदा उसकी एक्सरसाइज होती है आफ्टर एम्प्यूटेशन, कि ये तब तो ये लेग नहीं होता है, सिर्फ स्टंप बोलते हैं इसको, स्टंप, और इधर ये मिरर रखते हैं, ठीक है, और फिर स्टंप को ऐसे ऐसे टैप करते हैं, तो ब्रेन को आपकी आदत रहे कि ये यहाँ तक है भाई, ओके, इसके नीचे यू आर ट्रेनिंग योर ओन ब्रेन. हाँ, आनी नीचे वो सड़ी नहीं करवानी है Okay. तो उस हिसाब का है, ठीक है. बट नाउ इमेजिन द कैपेबिलिटीज ऑफ योर ब्रेन. कोई इंसान जो है वो अपने ब्रेकअप से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, या कोई सदमे से मूव ऑन नहीं कर पा रहा है. सो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू ट्रेन योर ब्रेन विथ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस और थेरेपीज, जो भी है. पर ये कितना मतलब पावरफुल टूल है कि मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि पैर मेरा नहीं है फिर भी मेरे को वो अंग कभी कभार फील होते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. पर हाँ, अगर ब्रेकअप के बाद आपको फिर आपकी एक्स की मौजूदगी का एहसास भी ऐसे हो रहा है, तो आपको भी अपने ब्रेन को ट्रेन करने की ज़रूरत है. एवरीथिंग इज हियर, दैट इज व्हाट आई मेंट. Because people are completing marathon by having a prosthetic leg in their body. Just you know, how do उनका वही है that you know the thing is here. हाँ इससे पहले आई पॉडकास्टेड एक्स NSG कमांडो मेजर अनुकुल मेहता जी. तो उसमें वी टॉक्ड अबाउट द थिंग दैट 48 आवर्स के टाइमलाइन तक स्नाइपर्स को सेम की सेम पोजीशन पे रहना पड़ता है. इट्स 48 आवर्स बिकॉज यू आर कैमोफ्लेज एंड यू आर एट दैट पॉइंट कि आप खड़े नहीं हो सकते. हाँ. भले कुछ भी हो जाए. हाँ. तो उन्होंने वही बोला कि 3-4 घंटे तक तो बॉडी भी आपके साथ रहती है. 8 घंटे के बाद बॉडी आपका साथ नहीं रहती. उसके बाद दिस इज द थिंग विच यू हैव टू प्रिपेयर. और इसकी वजह से यू आर पेविंग और यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, और फिर वो आप मिशन एकम्प्लिश करते हो. हाँ वही है ना, ब्रेन को आप जितना ट्रेन कर पाओगे जितना अच्छे से, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. आप फूड क्या लेते हो उसके लिए, उसकी वेलनेस के लिए क्या करते हो, बहुत सारे. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन योर ब्रेन. सो बहुत सारे लोग दे आर हैविंग डिसेबिलिटी, दे डू नॉट हैव वन लेग और वन हैंड, बट स्टिल दे आर रनिंग अ मैराथन, दे आर इनटू पैरालंपिक्स एंड मेनी थिंग. तो उन लोगों का विल पावर कैसे होता है? सी, यू आर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर. सो आपकी भी वैसे कोई कम्युनिटी है वेर यू गाइज हैव अ मीटअप और समथिंग एंड यू शेयर आइडियाज? ऐसा मीटअप वाला तो इतना नहीं है, बट हाँ देयर इज़ अ कम्युनिटी. वैसे तो काफ़ी सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ है, बट एक है द चैलेंजिंग वंस करके, TCO. मेजर DP सिंह जो कारगिल वॉर के यंगेस्ट मेजर थे और इंडिया के पहले ब्लेड रनर है. तो मतलब वो जो ब्लेड वाला लेग आता है ना, उसके साथ वो मैराथन दौड़ते हैं. तो उन्होंने फॉर्म किए फॉर द वेलनेस ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड पीपल. तो क्योंकि बहुत छोटी कम्युनिटी है, तो अगर कोई सवाल होता है तो वो तुरंत वो ग्रुप में डालोगे तो आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक्यूरेट एडवाइस उधर से मिल जाती है. उधर काफ़ी डॉक्टर्स के सारे आपको नंबर्स मिल जाते हैं, प्रोस्थेटिस्ट के नंबर मिल जाते हैं. So sometimes वैसा होता है कि डॉक्टर इज ऑल्सो कंफ्यूज दैट व्हाट टू डू इन दिस सिनेरियो और समथिंग. आई हैवंट कम अक्रॉस एनी अदर केसेस. मैंने ऐसे किस्से सुने हुए हैं कि यार ये एम्पुटेशन मतलब डॉक्टर की गलती के कारण हो गया, पर ये शायद होता होगा 1-2%. बाकी जो डॉक्टर्स है बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनका काम यही है. और मतलब उनको भी बहुत दुख होता है यार, अगर कि कोई भी पेशेंट के साथ ऐसा हो तो कोई डॉक्टर ऐसा चाहेगा नहीं. बट स्टिल यू आर हैविंग द मोबिलिटी वेयर यू कैन, मतलब जो आपका नी नहीं है राइट, बट तो भी आप बैठ सकते हो, यू कैन हैव वन ऑन वन लेग ऑन दैट. सो वो सब सेंस तो होती ही है. सो वो बहुत बड़ा यू नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल्सो, दैट इतनी कैपेबिलिटीज तो आपके पास ऑलरेडी है. सो आपने जो बोला दैट मैं 50 साल पहले बॉर्न हुआ होता तो आई वॉज वेरी अनलकी गाय. हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट होता, मतलब वो फिर उस टाइम दिमाग को शायद वैसे ही ट्रेन करते. ठीक है, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे एक बंदे को फॉलो करता हूँ, वो थोड़ा स्पेनिश है, तो उसका मेरे को अभी नाम एग्जैक्टली नहीं याद है. बट वो जो पार्कोर होता है ना, एक आर्ट फॉर्म वो भी है. ठीक है, वो एक बिल्डिंग पे से दूसरी बिल्डिंग पे जंप करते वो करता है.
सेम मेरे जैसा अबोनी है, और वो विदाउट वेयरिंग प्रोस्थेटिक करता है, एक पैर से। अच्छा। हाँ, पता नहीं, अगर उसका मैं आपको वीडियो भेजूंगा, अगर कोई कॉपीराइट वाला इश्यू नहीं है तो आप दिखाइएगा। वो मतलब क्या बढ़िया करता है यार। तो अगर 50 साल पहले होता तो कुछ ऐसा सब कर लेते, पर उस टाइम का जो ऑप्शन होता बेस्ट वो सिलेक्ट करते, और तो क्या ही करते। नो, इट्स मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल सेशन रहा है, इंस्पाइट आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी हो, बिकॉज आई फील दैट व्हेन आई हैव दैट, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है व्हेन आई सिट विद समवन हु इज हैविंग दैट गुड विल पावर. सो सिड साहब, यू आर ऑल्सो स्टैंड अप कॉमेडियन, बट यू आर अ बेटर मोटिवेशनल स्पीकर. थैंक यू. सो दैट इज वेरी ग्रेट थिंग. मेरे को बहुत ऐसा लगता है, जैसे मेरे कॉर्पोरेट शो का फॉर्मेट है, उसमें 15 मिनट थोड़ा हल्का सा मोटिवेशनल टॉक देता हूँ, मेरी लाइफ के ऊपर का ही है वो, ठीक है। पर मेरे को बहुत सारा टाइम ऐसा लगता है कि अगर मैं कॉमिक ना होता और मोटिवेशनल स्पीकर की लाइन में मैं अगर ज़्यादा फोकस करके आगे जाता तो मैं ज़्यादा पैसा बनाता, पर मैं खुश इसमें ज़्यादा हूँ. That's a very great thing that you came up on our show. And stand-up comedy तो एक आपका forte है, but the things which you told me, right, that the resilience, the willpower which a man should have, right? The man is not from his body. The thing is only here. So that's and here, yes. So that's a very powerful thing which we shared on this podcast. My last and final question to you is that what is the final advice which you give to the one who are disabled in any format? How do they recover from the depression or the anxiety in which they are going back in their past and reprising the same moment in which they lost something? मुझे ऐसा लगता है कि you have to embrace your disability, उसको चेरिश करो, ठीक है, उसके फायदे देखो, भले ही आप थोड़े फनी वे में लो तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे मैं जब गोवा जाता हूँ तो मैं 40 मिनट सिर्फ यही पैर पे मसाज करवाता हूँ, बाकी लोग 20-20 करवाते हैं, तो मेरे को तो ज़्यादा मिल रहा है तो ठीक है, तो मैं 40 मिनट करवाता हूँ, और गुजराती हूँ तो मैं ऐसा छोड़ता भी नहीं हूँ पैसा, तो बहुत मेरे को अच्छा लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोस्थेटिक में मेरा वो जूता एकदम मस्त फिट रहता है, तो कभी जूता खोने का डर नहीं रहता है। अच्छा, जूता खोने का डर नहीं हाँ, रहता। तो कितने सारे फायदे हैं यार उसके, तो उसको चेरिश करना चाहिए। अभी हो गया तो हो गया, ठीक है। और ब्रेन जो है ना, वो आपके मजे लेता है। अच्छा। कोई बोलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, पर लोगों की नज़र में ये प्रॉब्लम है। चलो मान लो एक सेकंड के लिए कि ये प्रॉब्लम है, तो ये मेरा प्रॉब्लम हुआ। अभी मैं आपको पूछूंगा तो आपका कोई और प्रॉब्लम होगा, ठीक है, किसी का कोई और प्रॉब्लम होगा। ब्रेन को प्रॉब्लम चाहिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ब्रेन विल क्रिएट वन, और वो बहुत खराब चीज़ होती है। तो इससे अच्छा जो जेन्युइन आपको प्रॉब्लम लगता है उसको लेकर चलो, उस पर काम करो, और बढ़िया यार, इतना बढ़िया सब टेक्नोलॉजी है आसपास, इतने ज़्यादा इतने अच्छे लोग हैं, और ऐसा हो तो जैसे कोई भी अगर आपके पॉडकास्ट से कोई ऐसे मेरे फिजिकली डिसेबल्ड भाई बहन देख रहे हैं और उनको ऐसा है कि चलो यही डिसेबिलिटी पे कोई फनी कंटेंट बनाना है, तो यू कैन ड्रॉप मी a DM and we shall work together and make some funny content together on our own disability. And you can also share up your Instagram and YouTube where every guest or a viewer who's watching us can see Sid Saab's stand-up comedy. He's making some fabulous content, raw content. And secondly, we also have to support, as he is having a tremendous amount of good willpower, strong mind, and a solid heart. Yes. So I totally support you, and I'm looking forward to attend one of your show. Please do Right? come. Please do And come. it's a pleasure for us once again that Same you here. came up on Beyond the Noise, and it's it's a very first time for us also that we got an opportunity to podcast India's first para stand-up comedian with prosthetic leg. Yeah, and that would be last time as well. Because I've already taken the title. So thank you so much, Siddharth Bhai, for coming on. Thank you, means a lot.